एक भारतीय मेडिकल छात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के बिजनेस क्लास केबिन में दाखिल हुई। किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी लड़की पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगी। वह दुबली, पतली थी। उसके बाल पीछे करीने से बंधे हुए थे। उसने सफेद टी शर्ट और गहरे रंग की पैंट पहन रखी थी। उसके कंधे पर एक ग्रे सिल्वर रंग का बैकपैक था जिसके स्ट्रैप थोड़े घिसे हुए थे। उसने शिष्टाचारवश अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे बिजनेस क्लास की शानदार सीटों की कतारों के बीच से गुजरते हुए अपने टिकट पर छपे सीट नंबर को खोजने लगी। एक अमेरिकी फ्लाइट अटेंडेंट ने टिकट जांचते समय थोड़ी हैरानी दिखाई और सिर हिलाकर पुष्टि की, लेकिन उसकी आंखों में संदेह का भाव छिपा नहीं था। दाईं ओर बैठे एक यात्री ने इतनी धीमी आवाज में फुसफुसाया कि सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से सुन सके, क्या यह लड़की गलत केबिन में आ गई है? प्रिया शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी और फ्लाइट अटेंडेंट की ओर सिर हिलाकर अपना बैकपैक ऊपर के डिब्बे में रख दिया। उसकी सीट एक जापानी व्यवसायी के ठीक पीछे और गलियारे के बगल में थी, और कुछ पंक्तियां छोड़कर अमेरिकी अरबपति विक्रम सिंह का सीटिंग एरिया था, जो अपने वैश्विक निवेशों और अपने ठंडे, बेपरवाह रवैये के लिए जाने जाते थे। विक्रम ने प्रिया को सीधे नहीं देखा, लेकिन जब उनकी निगाहें एक पल के लिए मिलीं, तो उसने केवल अपने होंठ थोड़े सिकोड़े और फिर एक वित्तीय पत्रिका के पन्ने पलटने लगा, मानो वह अपने बीच के वर्ग के अंतर को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहता हो। प्रिया अपनी सीट पर बैठ गई, सीट बेल्ट बांधी और धीरे से एक पुरानी चमड़े की नोटबुक निकाली, जिसके खुरदुरे कवर के कोने पर स्याही का धब्बा लगा हुआ था। उसने बीच का पन्ना खोला, जहां वह वायुमार्ग की आपातकालीन तकनीकों के बारे में नोट्स लिख रही थी, हिंदी में लिखे गए साफ सुथरे अक्षरों के बीच बीच में कुछ अंग्रेजी और लैटिन शब्द थे, ठीक वैसे ही जैसे युवा डॉक्टर अक्सर अपने पाठ दोहराते हैं। यह कोई पाठ्यपुस्तक नहीं थी, कोई फोन नहीं था, बस हाथ से सावधानीपूर्वक और विस्तार से लिखा गया ज्ञान था। वह ध्यान से पढ़ रही थी। हाथ में एक नीले रंग का बॉल पॉइंट पेन था, और कभी-कभी पल्मोनरी नेगेटिव प्रेशर, विदेशी वस्तु के कारण रुकावट, या क्रिकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के माध्यम से चीरा जैसे वाक्यांशों को रेखांकित या चिह्नित कर रही थी। सामने की सीट पर बैठे एक अधेड़ उम्र के अंग्रेज व्यक्ति ने एक नजर डाली और आधे मजाक, आधे गंभीर लहजे में कहा, लड़की, तुम्हें पढ़ाई करने के बजाय उड़ान का आनंद लेना चाहिए। प्रिया ने अपनी आंखें उठाईं और बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट अंग्रेजी में विनम्रता से जवाब दिया, अंकल, मैं सीखने के लिए ही यात्रा कर रही हूं, और यही मेरा आनंद लेने का तरीका है। केबिन में माहौल थोड़ा अजीब हो गया। कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा, कुछ मुस्कुराए और कुछ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। एक ऐसी दुनिया में जहां पूर्व के युवाओं का आत्मविश्वास अक्सर असामान्य माना जाता था, उसका जवाब थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी को असहज कर दे। यह बस अलग था। प्रिया ने लिखना जारी रखा। उसके दिमाग में उसकी मां डॉ. मीरा शर्मा की आवाज गूंज रही थी, जिन्होंने मुंबई के एक प्रतिष्ठित अस्पताल के आपातकालीन और गहन देखभाल विभाग में 30 साल काम किया था। बेटा, किसी चीरे के सामने अपने हाथ कभी कांपने मत देना। मरीज तुम्हारे आत्मविश्वास का इंतजार नहीं करते, उन्हें बस यह चाहिए कि तुम सही काम करो। केबिन के पिछले हिस्से से विक्रम सिंह ने धीरे से अपना गला साफ किया। उसने पत्रिका नीचे रख दी थी और चांदी के चाकू से अपना स्टेक काट रहा था। उसके हाव भाव तेज लेकिन कठोर थे। एक और फ्लाइट अटेंडेंट ने उसके लिए सफेद वाइन डाली और धीरे से पूछा, सर, क्या आप कुछ और गार्लिक ब्रेड लेना चाहेंगे?
उसने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। जब उसकी नजर एक बार फिर प्रिया पर पड़ी, इस बार थोड़ी धीमी, तो उसमें कोई मित्रता नहीं थी, बस एक सहज टिप्पणी थी जो लगभग खुद के लिए एक एकालाप की तरह थी। गुड लक विद दैट इन इंडिया। प्रिया ने स्पष्ट रूप से नहीं सुना, लेकिन रवैया महसूस कर लिया। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी, मानो वह इस तरह की नजरों की बहुत पहले से आदी हो। उसने क्रिकोथायरॉइडोटॉमी शब्द पर अपने पेन से एक गहरा निशान बनाया और फिर नोटबुक बंद कर दी। हवाई जहाज के इंजनों की गड़गड़ाहट नियमित रूप से गूंज रही थी। विमान अभी भी दक्षिण पूर्व एशिया के हवाई क्षेत्र से बाहर नहीं निकला था, लेकिन एक खामोश कहानी ने आकार लेना शुरू कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि यह उस नाम पर पुनर्विचार करने के लिए पूरी दुनिया को मजबूर कर देगी जिसे वे जानते हुए समझते थे, भारत। उड़ान में किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि केवल 30 मिनट बाद वह शांतिपूर्ण माहौल चीखों और आपातकालीन संकेतों से टूट जाएगा, और किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि सबसे पहले आगे बढ़ने वाली लड़की भारत की एक छोटी सी लड़की होगी। सीट बेल्ट बांधने का संकेत देने वाली घंटी बजी और फिर सब कुछ हिलने लगा। विमान बादलों के बीच असामान्य रूप से रुक गया, जिससे कई यात्री अपनी सीटों से उछल पड़े। सामने के केबिन से एक घुटन भरी आवाज आई, जिसके बाद एक अधेड़ उम्र की महिला की घबराई हुई चीख सुनाई दी। वह सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई मदद करो। प्रिया तुरंत खड़ी हो गई। बिजनेस क्लास की सीटों के बीच संकरे गलियारे में विक्रम सिंह का विशाल शरीर ढह रहा था। उनके हाथ उनके कॉलर पर कसकर जकड़े हुए थे। उनका चेहरा नीला पड़ रहा था और उनकी आंखें आतंक से चौड़ी हो गई थीं। सभी की निगाहें उन पर थीं, लेकिन कोई भी हिला नहीं, मानो उनकी प्रसिद्धि ने अनजाने में उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया हो। प्रिया लगभग घुटनों के बल उनके पास पहुंची। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने उसका हाथ खींचने की कोशिश की। रुको, हम डॉक्टर को बुलाएंगे। प्रिया ने ऊपर देखा। उसकी आवाज दृढ़ और निर्णायक थी। अब समय नहीं है। उनका वायुमार्ग अवरुद्ध हो रहा है। उसने किसी और अनुमति का इंतजार नहीं किया। उस पल में आपातकालीन चिकित्सा के सभी सबक, अपनी मां को आपातकालीन कक्ष में काम करते हुए देखने के हर पल और अस्पताल में आपातकालीन स्थितियों के सभी अभ्यास सत्र उसके दिमाग में कौंध गए। उसने उनके हाथ नीचे किए, उनके मुंह की जांच की। वहां कोई भोजन नहीं था, लेकिन उनकी स्वर यंत्रिका असामान्य रूप से सूज रही थी। एनाफिलेक्टिक शॉक, एलर्जी की प्रतिक्रिया। उसने शांत रहते हुए जोर से कहा, मुझे एड्रेनालाइन और एक बॉल पॉइंट पेन चाहिए। एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने हकलाते हुए कहा, नहीं, कोई सुई नहीं है, लेकिन यहां एक पेन है। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक पेन निकाला। प्रिया ने उसे झपट लिया। जल्दी से स्याही की रिफिल निकाली, नुकीले सिरे को तोड़ा और फिर बगल की खाने की ट्रे से एक छोटा रसोई का चाकू लेकर एक रास्ता बनाया। उसने फ्लाइट अटेंडेंट की ओर देखा। साफ तौलिया और पट्टी तैयार करो। मुझे एक आपातकालीन ट्रैकियोटॉमी करनी है। क्या तुम पागल हो? पीछे से एक आदमी चिल्लाया। तुम सिर्फ एक छात्रा हो, वह विक्रम सिंह है। दूसरे ने डर से फुसफुसाया, लेकिन प्रिया ने कोई संकोच नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली। उनकी गर्दन के नीचे क्रिकोथायरॉइड झिल्ली के बीच का स्थान खोजा और फिर पेन को जोर से दबा दिया। खून बह निकला, लेकिन तुरंत बाद एक हल्की सीटी की आवाज आई। हवा अंदर चली गई। विक्रम सिंह का शरीर एक बार झटका। उनकी धुंधली आंखों में धीरे धीरे फिर से ध्यान केंद्रित होने लगा। एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन के बिजनेस क्लास में उस छोटी भारतीय लड़की ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली लोगों में से
एक की जान एक साधारण बॉल पॉइंट पेन से बचाई थी। कोई कुछ नहीं बोला। केबिन में केवल विक्रम की हाँफने की आवाज थी, प्रिया की अस्थायी ट्यूब को ठीक करने की जल्दबाजी और उन लोगों की स्तब्ध निगाहें जिन्होंने कभी उस पर संदेह किया था। उड़ान के सुरक्षा प्रभारी ने तुरंत जमीनी स्टेशन से संपर्क किया। कप्तान ने विमान को नीचे उतारा और आपातकालीन चिकित्सा के लिए निकटतम हवाई अड्डे दुबई की ओर मोड़ दिया। एक फ्लाइट अटेंडेंट प्रिया के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें कांप रही थीं। क्या क्या आप डॉक्टर हैं? प्रिया ने सिर हिलाया। मैं अभी भी एक छात्रा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना था। विमान थोड़ा झुका। खिड़की से आती रोशनी उस युवा लड़की के गालों पर पड़ रही थी। विक्रम शांति से लेटे हुए थे। उनकी सांसें फिर से स्थिर हो गई थीं। एक व्यक्ति जो कभी शक्ति, वित्त और अहंकार का प्रतीक था, अब एक भारतीय छात्रा की वजह से जीवित था, जिसे उसने कभी तिरस्कार से देखा था। पीछे की सीट पर उनके साथ यात्रा कर रही महिला चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट ने गंभीर चिकित्सा घटना की रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया था। असली कहानियां तो अभी शुरू हुई थीं। पीछे से एक आदमी की फुसफुसाहट आई। मैंने वह हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया। उसने उनकी जान बचाई। और हवा में उस शांत क्षण में पहली बार वे सिर जो कभी ऊंचे रहते थे, झुकने लगे। किसी झंडे के लिए नहीं, किसी पद के लिए नहीं, बल्कि हाथ में पेन लिए एक भारतीय लड़की के लिए। हम दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने वाले हैं। कृपया सभी यात्री अपनी जगह पर बने रहें और अपनी सीट बेल्ट कस लें। कप्तान की आवाज लाउडस्पीकर पर नियमित रूप से गूंज रही थी, लेकिन वह अपनी तात्कालिकता को छिपा नहीं सका। प्रिया अभी भी विक्रम सिंह के बगल में बैठी थी, उनके गले में बॉल पॉइंट पेन से बनी उस अस्थायी नली को कसकर पकड़े हुए थी। उसका चेहरा गंभीर था, थकावट का कोई निशान नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके हाथ की हर मांसपेशी तनाव के कारण कांपने लगी थी। पिछले 40 मिनट से वह अपनी जगह से नहीं हिली थी। 40 मिनट एक ऐसे व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के बीच जो कभी वैश्विक वित्तीय शक्ति और अहंकार का प्रतीक था। विमान दुबई के रनवे पर एक तेज चीख के साथ उतरा और फिर तेजी से धीमा हो गया। जैसे ही विमान पूरी तरह से रुका, दरवाजे के पास एक एम्बुलेंस पहले से ही इंतजार कर रही थी। सफेद वर्दी पहने जापानी चिकित्सा दल तेजी से बिजनेस क्लास केबिन में आया, अपने साथ स्ट्रेचर और विशेष आपातकालीन उपकरण लेकर। एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने झुककर विक्रम की जांच की और फिर प्रिया की ओर मुड़ा। एक युवा एशियाई लड़की को सांस की नली को स्थिर करते देख उसकी आंखें थोड़ी चौंक गईं। यह तुमने किया? उसने स्पष्ट जापानी लहजे वाली अंग्रेजी में पूछा। प्रिया ने सिर हिलाया। आपातकालीन स्थिति थी, वायुमार्ग में अज्ञात रुकावट। मैंने उपलब्ध उपकरणों से एक बॉल पॉइंट पेन से एक क्रिकोथायरॉयडोटॉमी की। वह बस थकी हुई मुस्कान के साथ मुस्कुराई। हाँ, और सबसे सस्ता वाला भी। चिकित्सा कर्मियों ने सावधानी से विक्रम को स्ट्रेचर पर स्थानांतरित किया। जाने से पहले उसने धीरे से अपना सिर प्रिया की ओर घुमाया। पहली बार विक्रम सिंह की आंखों में कोमलता थी, थकी हुई, लेकिन अब अवमानना नहीं। वह बोल नहीं सकता था, क्योंकि सांस की नली अभी भी लगी हुई थी, लेकिन उसकी नज़र पूरे केबिन को यह समझाने के लिए काफी थी कि उसने अपने बचाने वाले को पहचान लिया है। जैसे ही विमान का दरवाज़ा खुला, दुबई की ठंडी हवा अंदर आ गई, और जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वह यह था कि हवाई अड्डे के गलियारे में पत्रकारों और सुरक्षाकर्मियों की एक कतार पहले से ही मौजूद थी, जिसने बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया था। विक्रम सिंह की वजह से नहीं, बल्कि 90 सेकंड से भी कम के एक वीडियो के कारण जो अभी अभी जापानी
और अमेरिकी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एक भारतीय लड़की ने एक अरबपति को पेन से बचाया। यह क्लिप पीछे की सीट पर बैठे कनाडाई यात्री के फोन से शूट की गई थी, जिसमें प्रिया के विक्रम के गले में पेन डालने और उन्हें फिर से सांस लेने में मदद करने का पूरा क्षण कैद हो गया था। जब प्रिया नीचे उतरी तो फ्लैश बल्ब लगातार चमक रहे थे। एक जापानी रिपोर्टर ने उससे पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? क्या आपने हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड में पढ़ाई की है? आपको कैसे पता चला कि क्रिकोथायरॉइडोटॉमी की जरूरत है? प्रिया एक कदम पीछे हटी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह, जिसे कभी बिजनेस क्लास में गलती से आया हुआ माना गया था, अब मीडिया का केंद्र बन जाएगी। दुबई में एक भारतीय राजनयिक तुरंत आगे बढ़ा। उसने एक मानद कॉन्सुलर कार्ड पहन रखा था और उसने प्रिया से धीरे से कहा, नमस्ते, मैं दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास से अर्जुन हूं। तुमने एक बहुत बड़े व्यक्ति को बचाया है। अब अमेरिकी सरकार भी ध्यान दे रही है। एक पल के लिए वह मुड़ना चाहती थी। वह बस अपनी सीट पर वापस जाना चाहती थी, अपनी पुरानी नोटबुक पढ़ना जारी रखना चाहती थी। लेकिन फिर वह समझ गई कि कभी कभी सम्मान वह चीज नहीं होती जिसका आप पीछा करते हैं, बल्कि वह तब आप पर आ जाता है जब आप सही काम करते हैं। अर्जुन ने आगे कहा, सिंह परिवार ने अमेरिकी विदेश विभाग से संपर्क किया है। वे आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इस जगह से निकल जाना चाहिए। प्रिया ने सिर हिलाया। उसके पीछे एक निजी क्षेत्र में चली गई, लेकिन पत्रकारों के कैमरों से ओझल होने से पहले वह मुड़ी और अपनी तस्वीरें खींच रहे लोगों की कतार के सामने धीरे से झुकी। एक स्टार की तरह नहीं, बल्कि एक विनम्र भारतीय छात्रा की तरह। जैसे ही स्वचालित दरवाजे बंद हुए, एक अमेरिकी रिपोर्टर ने अपने बगल के सहकर्मी से फुसफुसाया, यह लड़की कहां से है? दूसरे ने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा, जहां प्रिया का नाम #इंडियन पेन हीरो के तहत हजारों बार साझा किया जा रहा था। गलियारे के दूसरी ओर अर्जुन ने धीरे धीरे प्रिया से कहा, तुमने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बचाया, तुमने पूरी दुनिया को अपने देश का नाम फिर से याद दिलाया है। युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक पेन और साहस के लिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसकी आंखें लाल हो गईं। थकान के कारण नहीं, बल्कि यह जानकर कि उसने अपनी मां की शिक्षाओं को निराश नहीं किया है। सम्मान इस बात में नहीं है कि आप कहां खड़े हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कैसे दृढ़ता से खड़े हैं। जैसे ही दुबई में सुबह होने से पहले अर्जुन, भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारी का फोन लगातार बजता रहा। हर कॉल एक अजीब दबाव लेकर आती थी, जापानी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि से, एयरलाइन से, अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता से, और अंत में वॉशिंगटन से एक कॉल, जिसमें 3 छोटे लेकिन भारी शब्द थे, हमें वह चाहिए। असाकुसा के पास एक छोटे से होटल में प्रिया लगभग थकी हुई रात के बाद अभी जागी थी। उसने अपना फोन खोला और सैकड़ों संदेश, मिस्ड कॉल और हजारों शेयर देखे। उस छोटे से वीडियो में उसका चेहरा सोशल मीडिया पर हर जगह था। एक भारतीय लड़की जिसके हाथ खून से सने थे और जिसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। अर्जुन होटल के नीचे एक छोटे से कैफे में प्रिया से मिला। उसने उसे एक सीलबंद लिफाफा दिया। उसकी आवाज गहरी थी, यह अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद की ओर से एक आधिकारिक निमंत्रण है। वे चाहते हैं कि आप वॉशिंगटन आएं और एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें और शायद एक दीर्घकालिक सहयोग के अवसर पर चर्चा करें। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरे साथ सहयोग? मैंने अभी तक स्नातक भी नहीं किया है। अर्जुन ने आह भरी। तुमने विक्रम सिंह को बचाया है, और यह सिर्फ एक चिकित्सा कार्य नहीं था। तुमने एक वित्तीय प्रतीक को बचाया है जो अमेरिकी सीनेट में
एक नए स्वास्थ्य सेवा विधेयक के लिए पैरवी कर रहा है। तुमने जो किया है उसका राजनीतिक प्रभाव है। प्रिया ने अपनी ब्लैक कॉफी को देखा। उसे लगा जैसे वह एक ऐसे बवंडर में खिंची जा रही है जिसमें वह जानबूझकर नहीं घुसी थी। क्या मैं मना कर सकती हूं? उसने पूछा। अर्जुन चुप रहा। फिर उसने सच कहा, तुम्हें मना करने का अधिकार है, लेकिन इतने उच्च स्तर से एक निमंत्रण, अगर इसे हल्के में लिया गया तो यह तुम्हारे और देश दोनों के लिए प्रतिकूल जनमत बना सकता है। प्रिया ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में स्पष्ट आत्मसम्मान चमक रहा था। आप भारत के सम्मान की बात कर रहे हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया। बिल्कुल। तुम सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि एक युवा, साहसी, शांत और सक्षम भारतीय की छवि लेकर चल रही हो। पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। सम्मान समारोह के बाद की सुबह हल्की धूप अभी पतले पर्दों से छनकर अंदर नहीं आई थी कि डेस्क फोन की घंटी लगातार बजने लगी। प्रिया ने अपनी आंखें मलीं। पिछली रात की बधाइयों, कैमरों और अजनबियों के गले लगने की लंबी श्रृंखला से थकी हुई थी। उसने फोन उठाया। मिस प्रिया शर्मा। एक अजनबी पुरुष की आवाज ने उसका नाम थोड़ा अजीब तरह से लिया। मैं मैरीलैंड राज्य के चिकित्सा पर्यवेक्षण बोर्ड से समन्वयक हूं। क्या आप आज सुबह 9:00 बजे हमारे कार्यालय में आ सकती हैं? पिछले हफ्ते उड़ान में आपके चिकित्सा हस्तक्षेप के संबंध में कुछ मुद्दे हैं। प्रिया स्तब्ध रह गई। हस्तक्षेप का व्यवहार? हाँ, और अगर समय पर जवाब नहीं दिया गया तो यह आपके निवास रिकॉर्ड को प्रभावित कर सकता है। एक आधिकारिक समन तुरंत भेजा जाएगा। एक लंबी बीप की आवाज आई। प्रिया ने फोन नीचे रखा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। होटल के एक कर्मचारी ने उसे एक सीलबंद लिफाफा दिया, जिसके अंदर एक मोटा दस्तावेज था, जिसमें बिना वैध लाइसेंस के सर्जरी करने के आरोप में तत्काल जांच की सूचना दी गई थी। आदेश के अनुसार उसे पेश होने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया था, अन्यथा उसके फेक वीजा रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। सुबह होते होते प्रेस ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। कुछ टीवी स्टेशन जिन्होंने कभी उसकी प्रशंसा की थी, अब सवाल उठा रहे थे, क्या भारतीय लड़की ने डॉक्टर न होते हुए भी सर्जरी करके अपनी सीमा लांघी? क्या यह गैर जिम्मेदाराना था? सोशल मीडिया पर उसकी सर्जरी का वीडियो विपरीत टिप्पणियों के साथ फिर से साझा किया गया। कई लोगों ने उसका बचाव किया, लेकिन कई खातों ने हमला भी किया। अगर मिस्टर सिंह की जटिलताओं से मृत्यु हो जाती तो क्या होता? एक छात्रा का डॉक्टर की भूमिका निभाने की कोशिश करना बहुत गलत है। प्रिया पीले चेहरे के साथ बोर्ड के बैठक कक्ष में दाखिल हुई। कमरा ठंडा और घुटन भरा था। उसके सामने 3 प्रतिनिधि थे, एक डॉक्टर, एक चिकित्सा वकील और एक पर्यवेक्षक। उन्होंने उस पर सवालों की बौछार कर दी। क्या आपके पास मेडिकल लाइसेंस है? किसने आपको मरीज के शरीर में सुई डालने की अनुमति दी? क्या आपके पास मिस्टर सिंह की सहमति थी? प्रिया ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश की। मैंने सम्मान के लिए काम नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि उनकी सांस रुक रही थी। अगर मैंने सुई नहीं डाली होती तो वे न्यूमोथोरैक्स से मर सकते थे। उस समय मैंने यह नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। मैं बस इतना जानती थी कि मुझे एक जान बचानी है। एक पल की खामोशी छा गई, लेकिन फिर चिकित्सा वकील ने फाइलें पलटीं। संघीय प्रणाली के अनुसार आपके पास कोई मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। यदि रोगी की मृत्यु हो जाती तो यह गंभीर परिणामों के साथ एक अवैध हस्तक्षेप का मामला होता। क्या आप सजा जानती हैं? खबर बिजली की लहरों से भी तेज फैली। प्रिया शर्मा हीरो #प्रिया अंडर इन्वेस्टिगेशन में बदलने लगा। कल के मित्रवत अखबार आज सवाल उठा रहे थे। क्या वह लड़की वास्तव में एक नायिका है
या सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की लालसा में सीमाएं लांघने वाली है। प्रिया इमारत के पीछे सीढ़ियों पर लगभग गिर पड़ी। उसने अपनी मां को एक संदेश भेजा, मां, मैं ठीक हूं, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया है। थोड़ी देर बाद उसकी मां ने वापस फोन किया। घर से उस महिला की आवाज कांप रही थी, मुझे लोगों की प्रशंसा की जरूरत नहीं है, मुझे बस यह चाहिए कि तुम सीधे खड़ी रहो। वे जांच करना चाहते हैं तो करने दो, जब तक तुम सच्चाई और अपनी ईमानदारी बनाए रखती हो। उस शाम सिंह के प्रतिनिधि ने आधिकारिक तौर पर एक बयान जारी किया, हम हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि मिस्टर सिंह जानकारी प्रदान करने के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। कोई पुष्टि नहीं, कोई इनकार नहीं, बस खामोशी, और खामोशी खतरनाक थी। प्रिया होटल लौटी। उसके कमरे में एक भारतीय अमेरिकी वकील समीर खन्ना का एक बिजनेस कार्ड पहले से ही रखा हुआ था। साथ में एक हाथ से लिखा नोट था, अगर तुम्हें कानून की भाषा में बोलने के लिए किसी की जरूरत है तो मुझे फोन करना। मैं कोई उपकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे अन्याय से नफरत है। उसने खिड़की से बाहर देखा। अमेरिकी राजधानी की दूर की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। एक महान राष्ट्र, लेकिन एक ऐसी जगह भी जहां हर किसी को अपने अस्तित्व के योग्य साबित करना पड़ता था। प्रिया ने बिजनेस कार्ड उठाया। वह नहीं जानती थी कि समीर खन्ना कौन है, लेकिन इस समय उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो यह विश्वास करे कि भारतीय सिर्फ सिर झुकाना नहीं जानते। प्रिया शर्मा की जांच की खबर आधिकारिक तौर पर प्रमुख समाचार पत्रों में छा गई। अनाधिकृत चिकित्सा प्रक्रिया के बाद भारतीय छात्रा को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। शीर्षक CNN स्क्रीन पर दिखाई दिया। 24 घंटों के भीतर जिन टीवी चैनलों ने कभी उसकी प्रशंसा की थी, वे सभी पलट गए। जॉन्स हॉपकिंस अकादमी के गेट के बाहर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। कुछ भारतीय छात्रों से प्रिया के बारे में इस तरह सवाल पूछे गए जैसे कि पूरा समुदाय जिम्मेदार हो। इससे भी बदतर, एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मंच ने उसे एशियाई अहंकार के कारण सीमाएं लांघने वाली कहा। प्रिया ने अब खबरें पढ़ना बंद कर दिया। उसने अपना फोन बंद कर दिया और होटल के कमरे में ही रही। जब भी वह किसी को समझाने के लिए ईमेल लिखने की कोशिश करती तो उसे डिलीट कर देती। किसी को उसकी सफाई की जरूरत नहीं थी। दुनिया एक व्यक्ति की खामोशी के आधार पर उसका साबहाजार कर रही थी। सिंह, एकमात्र व्यक्ति जो जानता था कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था, एकमात्र चीज जो उसे थामे हुए थी, वह थी समीर खन्ना, भारतीय अमेरिकी वकील का बिजनेस कार्ड और उसकी मां का छोटा सा संदेश, डरो मत, सच्चाई झूठ नहीं बोलती। अगले दिन प्रिया उस अस्पताल गई जहां सिंह का इलाज चल रहा था। उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वह दूर से धुंधले कांच के माध्यम से देखती रही। एक नर्स बाहर आई, उसे पहचान कर फुसफुसाया, उन्होंने आज सुबह 2 मिनट के लिए आंखें खोलीं, अभी तक कुछ नहीं कहा। उस रात वह समीर खन्ना के कार्यालय गई। 40 वर्ष से अधिक उम्र का एक सज्जन व्यक्ति, जिसकी आंखें इतनी सतर्क थीं जैसे वह हर हफ्ते सैकड़ों फैसले पढ़ने का आदी हो। लेकिन जिस बात ने प्रिया को आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि उसने उसे बहुत स्पष्ट हिंदी में नमस्कार किया। नमस्ते बेटी, बहुत समय बाद कोई भारतीय यहां आप्रवासन के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए आया है। समीर ने उड़ान के पूरे वीडियो क्लिप, फ्लाइट क्रू की रिपोर्ट और गवाहों के शुरुआती बयानों की समीक्षा की। उसने विचारमग्न होकर कहा, तुम गलत नहीं हो, लेकिन यहां का कानून सिर्फ सही या गलत के बारे में नहीं है। यह प्रक्रिया, प्राधिकरण और कानूनी जिम्मेदारी के बारे में है। प्रिया चुप रही।
अंत में उसने धीरे से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? समीर ने सिर हिलाया। तुम्हें उस व्यक्ति को बोलने देना होगा जिसे तुमने बचाया है। केवल जब सिंह पुष्टि करेंगे तभी यह पूरी प्रणाली तुम्हें परेशान करना बंद करेगी। अन्यथा हम एक अभूतपूर्व मानवीय मुकदमे के साथ अंत तक लड़ेंगे। अगली सुबह अस्पताल की नर्स के एक संदेश ने प्रिया का दिल बैठा दिया। मिस्टर सिंह होश में आ गए हैं, लेकिन उन्हें ठीक से याद नहीं है। डॉक्टर मिलने नहीं दे रहे हैं। दोपहर में समीर प्रिया के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अस्पताल गया। उसने सीधे कहा, मेरी मुवक्किल जांच के लिए तैयार है, लेकिन उसे उस व्यक्ति का सामना करने का अधिकार है जिसकी उसने जान बचाई थी। शुरू में अस्पताल ने इनकार कर दिया, लेकिन निदेशक मंडल के एक सदस्य, जो एशियाई मूल के थे, ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत एक छोटी बैठक की अनुमति दी गई। जब प्रिया कमरे में दाखिल हुई तो सिंह आंखें खोले छत को देख रहे थे। उनका वजन कम हो गया था, चेहरा दुबला पतला था और उनकी झुर्रीदार आंखों पर समय और चोट का साया था। जब उन्होंने प्रिया को देखा तो उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर धीरे से अपनी छाती पर थपथपाया, वह जगह जहां उसने उनकी जान बचाने के लिए सुई डाली थी। उनकी आवाज कर्कश थी। वह छोटी लड़की। प्रिया ने सिर हिलाया, आंसू रोक नहीं सकी। पास में खड़े डॉक्टर ने जल्दी से पूछा, क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? सिंह ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह वही है जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं। उसी शाम अस्पताल ने एक बयान जारी किया जिसमें पुष्टि की गई कि सिंह को प्रिया के हस्तक्षेप से बचाया गया था। हम चिकित्सा पर्यवेक्षण बोर्ड के साथ काम करेंगे। लेकिन एक अज्ञात रिपोर्टर ने जानकारी लीक कर दी। बोर्ड ने अभी तक जांच वापस नहीं ली है। क्यों? उस सुबह मैरीलैंड फेडरल कोर्ट का हॉल असामान्य रूप से भरा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लोग प्रवेश द्वार पर भीड़ लगाए हुए थे। हालांकि यह एक प्रतीत होने वाले बेतुके मामले के लिए केवल एक प्रारंभिक सुनवाई थी। अमेरिका में बिना मेडिकल डिग्री के एक छात्रा की जांच की जा रही थी, क्योंकि उसने एक उड़ान के बीच में एक अरबपति की जान बचाई थी। समीर खन्ना प्रिया के साथ बिना कुछ कहे मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। उसने एक सफेद शर्ट पहन रखी थी, बाल करीने से बंधे हुए थे। कोई मेकअप नहीं था, कोई मुस्कान नहीं थी। जो लोग पास से गुजर रहे थे वे बस एक नजर डालते और सिर झुका लेते। किसी ने भी कुछ दिन पहले की तरह ताना मारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि पीड़ित होश में है और पेश होने की तैयारी कर रहा है। अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले समीर ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? अगर सिंह आज नहीं आए तो हमें मीडिया के सामने डटकर खड़ा रहना होगा। प्रिया ने सिर हिलाया, मुझे कोई पछतावा नहीं है। समीर ने उसे देखकर हंसा। यह वाक्य अपील की सुनवाई के लिए बचाकर रखना चाहिए था, लेकिन चलो, यह अभी भी उपयुक्त है। अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि प्रिया को अमेरिका में चिकित्सा का अभ्यास करने का लाइसेंस नहीं था। अच्छे इरादों के बावजूद उसने बिना किसी प्राधिकरण या डॉक्टर की निगरानी के दूसरे व्यक्ति के शरीर पर एक आक्रामक प्रक्रिया का प्रदर्शन किया था। यह चिकित्सा नैतिकता, चिकित्सा कानून का उल्लंघन था और इसके परिणाम स्वरूप नागरिक दंड या निर्वासन हो सकता था। समीर की टीम ने इसका खंडन किया, यह तर्क देते हुए कि हवा में बिना डॉक्टर और चिकित्सा उपकरणों के हस्तक्षेप का विकल्प जीवन बचाने का एकमात्र विकल्प था। यह कार्रवाई अभ्यास करने की इच्छा पर आधारित नहीं थी, बल्कि एक नैतिक प्रतिक्रिया थी। एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया जिसके खून में उन पीढ़ियों के चिकित्सकों का खून था, जिन्होंने युद्ध के दौरान लोगों को बचाने के लिए जंगलों को पार किया था। जब समीर ने प्रिया को गवाही देने के लिए बुलाया
तो पूरा हॉल शांत हो गया। मिस प्रिया शर्मा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने फ्लाइट अटेंडेंट के जमीन से संपर्क करने का इंतजार क्यों नहीं किया? प्रिया ने सीधे देखा, बिना नजरें चुराए, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं 10 मिनट और इंतजार करती तो वह मर जाते। मैंने भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आपातकालीन चिकित्सा का अध्ययन किया है। मैं जानती थी कि वह प्रक्रिया उन्हें पूरी तरह से नहीं बचा सकती, लेकिन यह उन्हें उतरने तक जीवित रख सकती थी। समीर ने आगे पूछा, क्या आप जानती थीं कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है? प्रिया ने सिर हिलाया। मैं जानती थी, लेकिन अगर मैं उस पल में वापस जाऊं, तो भी मैं वही करूंगी, क्योंकि हम भारतीय मानते हैं कि एक व्यक्ति को बचाना उनके पूरे परिवार को बचाने जैसा है। माहौल जैसे जम सा गया। सुनवाई के अंत के करीब अदालत कक्ष के पीछे से एक अप्रत्याशित आवाज आई। दरवाजा खुला और एक पतला लेकिन लंबा आदमी, बैसाखी के सहारे, मास्क पहने, धीरे धीरे अंदर आया। पूरा कमरा मुड़ गया। कुछ पत्रकारों ने तुरंत पहचान लिया। विक्रम सिंह, बायोटेक अरबपति। न्यायाधीश ने पूछा, मिस्टर सिंह, आज आपके अचानक यहां आने का क्या कारण है? सिंह ने अपना मास्क उतारा। उनकी आवाज अभी भी कर्कश थी। मैं एक बात की पुष्टि करने आया हूं। उसने मुझे इसलिए नहीं बचाया कि वह प्रसिद्ध होना चाहती थी, न पैसे के लिए, न ही किसी स्वार्थ के लिए। उसने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मैं एक इंसान था। भले ही उस समय मैं उसे कोस रहा था, उस पर संदेह कर रहा था और यहां तक कि उसे धोखेबाज भी कह रहा था। मुझे पता है क्योंकि मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद है। वह प्रिया की ओर मुड़ा, और अगर यह कानून उसे दंडित करना चाहता है, तो मैं अपने सभी खिताब, नागरिकता, सम्मान और पदक लौटा दूंगा। यहां तक कि इस अस्पताल से अपना निवेश भी वापस ले लूंगा, क्योंकि अगर यह समाज उन लोगों की रक्षा नहीं कर सकता जो तब कार्य करने की हिम्मत करते हैं जब दूसरे खड़े रहते हैं, तो मेरे पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। कुछ लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। एक युवा अभियोजक ने नीचे देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था। न्यायाधीश ने धीरे से हथौड़ा बजाया। अदालत महत्वपूर्ण गवाह की राय को दर्ज करती है। सुनवाई कानूनी सामग्री पर चर्चा जारी रखेगी, लेकिन निर्वासन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। प्रिया को तब तक रहने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा मामले की विशेष समीक्षा नहीं की जाती। सिंह समीर की ओर मुड़ा और धीरे से कहा, मैं उससे फिर मिलना चाहता हूं, एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक भागीदार के रूप में। मेरा असली कारण और एक प्रस्ताव जो प्रिया को स्तब्ध कर देगा, अगले अध्याय में सामने आएगा। जब प्रिया उस दोपहर संघीय अदालत से बाहर निकली, तो पतझड़ की कमजोर धूप ग्रेनाइट की सीढ़ियों पर तिरछी पड़ रही थी, जिससे उसकी छाया लंबी खिंच रही थी। पत्रकारों की भीड़ सुरक्षा बाड़ों से रुकी हुई थी, लेकिन अब कोई भी पहले की तरह ताना या सवाल नहीं कर रहा था। वे बस चुपचाप खड़े होकर उस भारतीय लड़की को देख रहे थे जो अभी अभी कानूनी शब्दावली के बीच नैतिकता के एक अप्रत्याशित प्रतीक के रूप में सुनवाई से बाहर आई थी। सिंह पहले ही कार में बैठ चुका था, लेकिन उसने प्रिया को एक छोटा संदेश भेजा। मैं तुम्हारा एक धन्यवाद से कहीं ज्यादा नहीं हूं। कल सुबह 7:00 मुझसे मिलो। कोई प्रेस नहीं, कोई सहायक नहीं। साथ में एक पता था, पुनर्योजी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की एक प्रयोगशाला, जहां सिंह मुख्य दाता था। अगली सुबह 7:00 वॉशिंगटन डीसी में हल्का कोहरा था। प्रिया जॉन हॉपकिंस परिसर में स्थित प्रयोगशाला में दाखिल हुई। कोई भी व्यक्ति नहीं था, बस सिंह एक छोटे से कांच के कमरे में बैठा था, जिसके सामने जैविक डेटा से भरी एक स्क्रीन थी।
उसने सूट नहीं पहना था, बस एक पुराना ऊनी कोट पहना था और उसके हाथ अभी भी सर्जरी के बाद के प्रभावों के कारण हल्के कांप रहे थे। जब मैं आईसीयू में जागा, उसने बिना मुड़े कहा, पहली चीज जो मुझे याद आई वह थी तुम्हारी आंखें, कोई डर नहीं, कोई याचना नहीं, बस एक ठंडा और दयालु निर्णय, जैसे कि तुम किसी भी परिणाम को भुगतने के लिए तैयार थीं। प्रिया चुपचाप खड़ी रही, अपने बैग का पट्टा कसकर पकड़े हुए। मैंने नहीं सोचा था कि यह बात अदालत तक पहुंचेगी। सिंह मुड़ा और उसे एक फाइल दी, जिसमें रक्त कोशिका पुनर्योजी चिकित्सा पर एक शोध कार्यक्रम की विस्तृत योजना थी। एक परियोजना जिसे फील्ड विशेषज्ञों की कमी के कारण छोड़ दिया गया था। मैं चाहता हूं कि तुम इसमें शामिल हो, एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में सामुदायिक नैदानिक मॉडल डिजाइन करने वाले व्यक्ति के रूप में। तुम उस क्षेत्र को मेरी टीम में किसी से भी बेहतर समझती हो। प्रिया ने पलकें झपकाईं। आपका मतलब है कि मैं रुकूं या वापस जाऊं? सिंह ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें चुनने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम स्वीकार करती हो तो मैं पूरी तरह से वित्त पोषण करूंगा, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा कार्यक्रम में तुम्हारी स्थिति को वैध बनाना भी शामिल है। यह अमेरिका में अभ्यास करने के लिए प्रमाण पत्र परीक्षा देने के रास्ते से एक अलग रास्ता है। वह बहुत देर तक चुप रही। छोटे से कमरे में केवल एयर फिल्टर उपकरण की हल्की सांस की आवाज थी। तो मेरे आदर्शों का क्या? मैं कभी अपने समुदाय की सेवा करने के लिए भारत वापस जाना चाहती थी। सिंह मुस्कुराया। पहली बार उसे बिना किसी अहंकार के देखा। आदर्शों को भौगोलिक स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। तुम वापस जा सकती हो, लेकिन इस बार एक नेता के रूप में, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे नीचा देखा जाता है। उस दोपहर प्रिया विश्वविद्यालय के पास एक झील के किनारे अकेली बैठी थी। उसके बारे में खबर अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के पहले पन्ने पर थी। संदिग्ध से नैतिक साहस के प्रतीक तक प्रिया का मामला। उसने विश्व स्वास्थ्य परिषद से आए नवीनतम ईमेल को बार बार पढ़ा। हम मानवीय अनुसंधान में विशेष कर्मियों के रूप में आपके मामले के लिए एक विशेष अपवाद पर विचार कर रहे हैं। एकमात्र सवाल जो बचा था वह था प्रतिष्ठा का रास्ता चुनना या उस भूमि पर लौटना जिसने उसे पाला था। जब प्रिया उठने वाली थी तो एक अधेड़ एशियाई मूल का व्यक्ति उसके पास आया और चुपचाप उसके सामने एक भूरे रंग का लिफाफा रख दिया। अंकल समीर ने मुझे यह तुम्हें देने के लिए कहा है, इसे यहां मत खोलना। प्रिया ने उसे ले लिया। संदेशवाहक की आंखों में एक अजीब इशारा था। लिफाफे के अंदर सिंह को बचाते समय उसकी एक चोरी छिपे ली गई तस्वीर थी और एक कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा था। किसी को पता था कि यह होने वाला है। वॉशिंगटन डीसी के एडम्स मॉर्गन इलाके में किराए के एक छोटे से अपार्टमेंट में प्रिया दोपहर में दिए गए भूरे लिफाफे के सामने स्थिर बैठी थी। उसका हाथ चोरी छिपे ली गई तस्वीर पर था, खुद का। जिस क्षण वह सिंह के सीने पर स्केल पेल दबा रही थी, माथे से पसीना टपक रहा था, जबकि विमान के केबिन की धुंधली रोशनी उसके पीछे चमक रही थी। एंगल इतना परफेक्ट था, यह किसी आकस्मिक यात्री का नहीं हो सकता था। साथ में लगे कागज पर सिर्फ एक वाक्य था, किसी को पता था कि यह होने वाला है। प्रिया स्तब्ध रह गई। उसका दिल डर से नहीं, बल्कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला की बेतुकीपन के कारण तेजी से धड़क रहा था। उस व्यक्ति के पास यह तस्वीर कैसे आई? उसने उसे इस समय क्यों भेजा? और उसके पिता के पुराने दोस्त अंकल समीर ने इसे किसी और के माध्यम से क्यों भेजा? उसने तुरंत भारत में वीडियो कॉल किया। कई हफ्तों के बाद पहली बार उसकी मां का चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया, थका हुआ लेकिन रोशनी से भरा। प्रिया ने सीधे पूछा, मां, क्या आपने अमेरिका में कभी कोई काम किया था? उसकी मां चुप हो गई।
फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारे पिता ने 1993 में अमेरिका में एक बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम में भाग लिया था, जिसे एक्सियोम बायोलैब्स नामक एक चिकित्सा निगम द्वारा वित्त पोषित किया गया था। एक्सियोम उसी शोध संस्थान का नाम था जिसे सिंह वित्त पोषित कर रहा था। उस रात प्रिया अंकल समीर खन्ना से मिलने गई, जो एक बड़े भारतीय प्रवासी थे, जो कभी उसके पिता के सहकर्मी थे और अब डीसी में एक गैर सरकारी संगठन में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम करते थे। उनका कार्यालय व्हाइट हाउस के पास एक पुरानी सफेद पत्थर की इमारत की 12वीं मंजिल पर था। जब प्रिया अंदर दाखिल हुई तो अंकल समीर ने उसे बैठने का इशारा किया। कोई परिचय नहीं, कोई घुमावदार बात नहीं। क्या तुम जानती हो कि सिंह एक यादृच्छिक शिकार नहीं था? प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। उन्होंने धीरे धीरे बोलना जारी रखा, जैसे कि एक पुरानी रिपोर्ट को फिर से लिख रहे हों। उस पर नजर रखी जा रही थी। कुछ ताकतें थीं जो चाहती थीं कि वह गायब हो जाए या चुप हो जाए। जिस रक्त कोशिका परियोजना में तुम्हें आमंत्रित किया गया है, वह वास्तव में सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। जड़ वैश्विक पुनर्योजी चिकित्सा में सत्ता के वितरण की प्रणाली है। तुमने उसे बचाकर नैतिक रूप से सही काम किया, लेकिन तुमने एक ऐसे शतरंज के खेल को छू लिया है जिसके बीच में तुम अनजाने में थीं। प्रिया ने फुसफुसाया, तो आपने मुझे इसमें क्यों आने दिया? समीर ने सीधे देखा, क्योंकि तुम अकेली हो जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक भारतीय पासपोर्ट और एक दिल जो अभी तक भ्रष्ट नहीं हुआ है। शक्तिशाली लोग सबसे ज्यादा उस व्यक्ति से डरते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन खोने के लिए भी कुछ नहीं है। मेज पर समीर ने प्रिया की ओर एक यूएसबी ड्राइव बढ़ाई। तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु से पहले मुझे इसकी एक प्रति भेजी थी। इसमें एक आनुवंशिक परीक्षण कार्यक्रम के बारे में दस्तावेज हैं जिससे मिस्टर सिंह ने नैतिक कारणों से हाथ खींच लिया था, और अब ऐसा लगता है कि कोई इसे छिपाना चाहता है। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा कि वह प्रसिद्धि पाने के लिए अमेरिका आई थी, फिर एक जान बचाने के कारण विवाद में फंस गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंत में उसे अपने ही परिवार के अतीत का सामना करना पड़ेगा। कार्यालय से बाहर निकलते समय प्रिया ने अपने फोन की स्क्रीन को जलते हुए देखा। एक अनाम संदेश, रुक जाओ, वरना तुम अमेरिका कभी नहीं छोड़ पाओगी। सर्दियों की एक सुबह, ठंडी हवा संविधान एवेन्यू पर कांच की इमारतों से टकरा रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय अदालत की छत के नीचे दर्जनों पत्रकार भीड़ लगाए हुए थे। उनके कैमरे बड़े हॉल पर सीधे केंद्रित थे। एक भारतीय छात्रा, जिसे कभी एक नायिका के रूप में सराहा गया था, अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई में प्रवेश करने वाली थी। प्रिया शर्मा ने एक लंबा ग्रे कोट पहन रखा था। उसका चेहरा शांत था, इसलिए नहीं कि वह डरी हुई नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह जानती थी कि चुप्पी से ज्यादा डरने वाली क्या चीज है। उसने अपना बयान तैयार कर लिया था, किसी वकील से नहीं लिखवाया था। हर शब्द, हर वाक्य उसने पूरी रात अपने दोनों हाथों से और एक अटूट विश्वास के साथ लिखा था। बंद बैठक कक्ष के अंदर 3 न्यायाधीश विपरीत मेज पर बैठे थे। जनता के लिए आरक्षित सीटों पर केवल कुछ ही लोग थे। समीर खन्ना आखिरी पंक्ति में चुपचाप बैठे थे। उनके दोनों हाथ कसकर बंधे हुए थे। एक और व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुआ। श्रीमान विक्रम सिंह को 2 सहायकों ने सहारा देकर अंदर लाया। उनका चेहरा दुबला, पतला था, लेकिन उनकी नीली आंखें अभी भी स्पष्ट रूप से चमक रही थीं। पीठासीन अधिकारी ने शुरू किया। मिस शर्मा, आज आपको पिछले महीने की उड़ान में अनधिकृत चिकित्सा हस्तक्षेप के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए उपस्थित होने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा हमें वे दस्तावेज भी मिले हैं
जो आपने या किसी तीसरे पक्ष ने प्रदान किए हैं, जो एक्सियोम बायोलैब्स के कुछ पिछले अवैध शोधों से संबंधित हैं। आपको चुप रहने का अधिकार है। प्रिया आगे बढ़ी। नहीं, मैं बोलना चुनती हूं। उसकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ता से गूंज उठी। उसने अपने बारे में ज्यादा बात नहीं की। उसने उन बच्चों के बारे में बात की जिन्हें जीने का मौका नहीं मिला, क्योंकि चिकित्सा मॉडल बहुत महंगा था। अपने पिता के बारे में, जिन्होंने एक बार एक अनैतिक अध्ययन में भाग लेने से इनकार कर दिया था, भले ही उन्हें निर्वासन की धमकी दी गई हो। उस दिन के बारे में, विमान में, जब उसने एक अरबपति को नहीं, बल्कि बस एक ऐसे व्यक्ति को बचाया जिसकी सांस रुक रही थी। उसने एक ऐसे वाक्य के साथ समापन किया जो मसौदे में नहीं था। मैं अमेरिका सीखने आई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको एक बात सिखाऊंगी कि सम्मान छात्रवृत्ति से नहीं खरीदा जा सकता, न ही राष्ट्रीयता से इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। सिंह धीरे धीरे खड़ा हुआ। सबने सोचा कि वह चला जाएगा, लेकिन वह प्रिया की ओर मुड़ा और फिर पूरे शरीर से झुक गया। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, और चुप न रहने के लिए धन्यवाद। उस दोपहर एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। प्रिया शर्मा को आपातकालीन स्थिति में और विशेष मानवीय कारणों से की गई कार्रवाई के कारण सभी आपराधिक दायित्वों से मुक्त कर दिया गया। साथ ही संघीय चिकित्सा नैतिकता परिषद प्रिया द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर एक्सियोम बायोलैब्स के साथ एक आंतरिक जांच शुरू करेगी। प्रिया प्रेस से कुछ कहे बिना अदालत से चली गई, लेकिन 2 पंक्तियों में खड़े लोगों के बीच से गुजरते हुए उसकी तस्वीर, जिसमें कुछ अमेरिकी छात्र भी शामिल थे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ हफ्ते बाद बोस्टन में एक टेड सम्मेलन में प्रिया पहली बार फिर से दिखाई दी, एक छात्रा के रूप में नहीं, बल्कि एक वक्ता के रूप में। उसने अपने भाषण का समापन एक सरल वाक्य के साथ किया। भारत छोटा हो सकता है, लेकिन भारतीयों का दिल छोटा नहीं है। हनोई के एक छोटे से कैफे में प्रिया की मां, श्रीमती शर्मा, अपनी बेटी का भाषण देते हुए वीडियो देख रही थीं। उनका चेहरा आंसुओं में भीग गया था। बगल की मेज पर बैठे एक ग्राहक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह आपकी बेटी है? वह भारतीय लड़की वास्तव में प्रेरणादायक है। शायद लोग उस भारतीय लड़की की छवि को कभी नहीं भूलेंगे, जिसके काले बाल करीने से बंधे हुए थे, जिसके हाथ संघीय हॉल के बीच में भाषण देते समय हल्के कांप रहे थे, और जिसकी आंखें किसी भी रोशनी से ज्यादा चमक रही थीं। उस दिन सजे धजे सूट और शक्तिशाली पदकों के बीच एक ऐसे व्यक्ति ने, जिसके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं थी, कोई राजनयिक शक्ति नहीं थी, विश्वास के अलावा कुछ भी नहीं था, पूरी सुनवाई को चुप करा दिया था। प्रिया के कोट के कॉलर पर लगा छोटा सा तिरंगा झंडा परिचय में किसी ने उल्लेख नहीं किया था, लेकिन जब श्रीमान विक्रम सिंह ने उसे धन्यवाद देने के लिए सिर झुकाया, तो पूरी दुनिया ने इसे एक अमिट निशान के रूप में मौन रूप से स्वीकार कर लिया था। प्रिया की कहानी कोई असाधारण चमत्कार नहीं थी। उसे भगवान ने नहीं चुना था, न ही उसने जीवन की लॉटरी जीती थी। उसने बस चुप्पी के सामने सिर न झुकाने का फैसला किया था, और यह वही विकल्प था, न कि कोई पुरस्कार जिसने प्रिया नाम को सम्मान के साथ याद दिलाया। एक ऐसी लड़की से जिसे मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण इकोनॉमी क्लास में धकेल दिया गया था। प्रिया ने दुनिया के मंच पर अपने उन्हीं हाथों से कदम रखा था जो कभी खून से सने थे, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए उसने बड़े बड़े तर्कों से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कार्रवाई से जवाब दिया, यह जानते हुए भी कि उसे गलत समझा जाएगा, क्योंकि कभी कभी बस खड़े होना ही पूरे कमरे को बैठकर सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी होता है। भारत के उन बांस के पौधों की तरह
जो ऊंचे और घमंडी नहीं होते, लेकिन हमेशा टूटने से बचने के लिए झुकना जानते हैं और तूफान गुजर जाने पर सीधे खड़े हो जाते हैं। सम्मान कभी कभी उस जगह से नहीं आता जहां हम पढ़ते हैं, बल्कि उस तरीके से आता है जैसे हम जीते हैं। और कुछ सबसे प्रतिष्ठित डिग्रियां कांच के फ्रेम में नहीं होती, बल्कि उस व्यक्ति की आंखों में छपी होती हैं जो कभी हमें नीचा देखता था और अब प्रशंसा में सिर झुकाता है। खुद से पूछिए, कितने भारतीय चुपचाप असाधारण चीजें कर रहे हैं, बस अपने दिलों को मजबूत रखकर, धुंधली सीमाओं के बीच। प्रिया जैसे कितने लोग हैं जिन्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल एक सही कार्रवाई से उन्होंने दुनिया के उनके बारे में देखने के तरीके को फिर से लिख दिया है। और आप, अगर आप गवाह होते, तो क्या आपके पास यह पहचानने के लिए पर्याप्त शांति होती कि मूल्य ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि सही समय पर छोटी चीजों में निहित है? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत दहाड़ में नहीं, बल्कि एक छोटे से फूल के चुपचाप खड़े होने में होती है, जो कंकड़ पत्थरों से भरी भूमि के बीच खिलता है और ऐसे सिर उठाता है जैसे उसने कभी झुकना सीखा ही न हो। भारत छोटा हो सकता है, लेकिन यह फीका नहीं है। और प्रिया जैसे युवा इस बात का एक कोमल लेकिन दृढ़ अनुस्मारक हैं कि हम सुने जाने के योग्य हैं।